नमस्कार। बीकॉम पार्ट सेकंड में कंपनी अधिनियम में एक व्यक्ति कंपनी से संबंधित प्रावधान पढ़ने के बाद में एक व्यक्ति कंपनी को भी एक निजी कंपनी की तरह है कुछ विशेषाधिकार एवं छूट अधिनियम के अंतर्गत दिए गए हैं। इसको हम दूसरे रूप में ये कहें कि एक व्यक्ति कंपनी बहुव्यक्ति कंपनियों से किस प्रकार भिन्न है, वो भी इन बिंदुओं में समझने का प्रयास करेंगे। यानी वे छूट जो एक व्यक्ति कंपनी को हैं या वो कार्य या वो नियम जिनकी पालना एक व्यक्ति कंपनी को करनी पड़ती है, मल्टी पर्सन कंपनी को नहीं करनी पड़ती। तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति कंपनी और बहुव्यक्ति कंपनी में क्या अंतर है। तो दो बातें इसमें क्लियर होती हैं इन बिंदुओं से। एक तो एक व्यक्ति कंपनी बहुव्यक्ति कंपनी से अलग क्यों है और वो ही उसकी एक व्यक्ति कंपनी की छूट है या विशेषाधिकार हैं। इनका हम अध्ययन, इन बिंदुओं का अध्ययन हम अब करने जा रहे हैं। अगर बिंदु वाइज हम देखें तो सबसे पहला बिंदु हम लेते हैं कि विधाताओं की संख्या। यह आपको रिपीट कर रहा हूँ, पहले अपने क्लियर कर चुके हैं। ये अंतर के रूप में आप देख सकते हो कि एक सार्वजनिक कंपनी में 7 व्यक्ति और एक व्यक्ति कंपनी में 1 व्यक्ति और एक निजी कंपनी में 2 व्यक्ति मिनिमम आवश्यक होती हैं। यानी एक व्यक्ति कंपनी में एक ही विधाता होगा, ये इसको छूट है। यानी कंपनी के पंजीयन के लिए जमा करवाए जाने वाले सीमा नियम पर एक व्यक्ति हस्ताक्षर करेगा तो उसका पंजीयन हो जाएगा। निजी कंपनी में 2 व्यक्ति करेंगे और सार्वजनिक कंपनी में 7 व्यक्ति करेंगे। इसी रूप में सदस्यों की संख्या वो भी वही स्थिति है 1, 2 और 7 की, ये धारा 3 में है। फिर संचालकों की संख्या। एक व्यक्ति कंपनी में जो कि एक ही व्यक्ति विधाता होते हैं, इसलिए संचालक भी एक ही होगा, वही संचालक के रूप में कार्य करेगा, प्रथम संचालक के रूप में कार्य करेगा। निजी कंपनी में 2 और सार्वजनिक कंपनी में 3 संचालक होना अनिवार्य है। फिर है प्रथम संचालक। एक व्यक्ति कंपनी की दशा में कंपनी का एकांकी सदस्य ही कंपनी का प्रथम संचालक माना जाएगा, जबकि उस कंपनी के सदस्य द्वारा संचालक तथा संचालकों को विधिवत रूप से नियुक्ति नहीं की जाती। प्रथम संचालक होते हैं जब तक कि कंपनी के अंतर्गत विधिवत रूप से संचालकों की नियुक्ति नहीं कर दी जाती तक उनकी सूचना कंपनी के रजिस्ट्रार के पास नहीं दे दी जाए। तब तक प्रारंभ में जो व्यक्ति होता है, एकांकी व्यक्ति में एक व्यक्ति जो प्रारंभ करता है, जो अभिदाता होता है, वही प्रथम संचालक के रूप में कार्य करता है। बहुव्यक्ति कंपनी की दशा में कंपनी के अंतर नियमों में प्रथम संचालकों का नाम लिखा हुआ यदि नहीं है तो, वैसे तो कुछ कंपनियां कंपनी के अंतर नियमों पहले से ही प्रथम संचालकों का नाम लिख देती हैं, लेकिन यदि नहीं लिखा हुआ है तो सीमा नियम के सभी अभिदाता कंपनी के प्रथम संचालक माने जाएंगे। कब तक? जब तक कि कंपनी विधिवत रूप से संचालकों की नियुक्ति नहीं कर देती है, तब तक वे ही लोग प्रथम संचालक के रूप में माने जाएंगे। संचालक मंडल की सभाएं। बहुव्यक्ति कंपनी को कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित संख्या में तथा अंतराल से संचालक मंडल की सभाएं बुलानी या आयोजित करनी आवश्यक होती हैं, किंतु एक व्यक्ति कंपनी को संचालक मंडल की सभाएं बुलानी एवं आयोजित नहीं करनी होती हैं, जिसमें केवल एक ही संचालक होता है। एक व्यक्ति कंपनी में मैंने बताया था आपको कि एक संचालक होता है, अधिकतम 15 हो सकते हैं। यदि संचालकों की संख्या ज़्यादा है तब तो सभा बुलाई जा सकती है, लेकिन संचालक यदि एक ही है तो सभा बुलाने की आवश्यकता नहीं है। जबकि सार्वजनिक कंपनी को या बहुव्यक्ति कंपनी को नियमानुसार संचालक मंडल की सभाएं बुलानी आवश्यक होती हैं। सेक्शन 173 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है। अब संचालक मंडल की सभाएं की संख्या क्या होगी? बहुव्यक्ति कंपनी में प्रतिवर्ष संचालक की कम से कम 4 सभाएं आयोजित करनी होती हैं, पर
एक व्यक्ति कंपनी को अपने संचालन मंडल की प्रतिवर्ष कम से कम 2 सभाएं आयोजित करनी होती हैं, बशर्ते कंपनी के संचालकों की संख्या 2 या 2 से अधिक हो। यदि संचालक की संख्या एक ही है तो उसे संचालन मंडल की सभा बुलाने की आवश्यकता नहीं होती है। 2 या 2 से अधिक हो जाते हैं तब फिर वर्ष में 2 सभाएं 1% कंपनी को बुलानी होंगी, जबकि बहुव्यक्ति कंपनी को 4 सभाएं संचालक मंडल की बुलानी होंगी। फिर है संचालक मंडल की सभाओं में गणपूर्ति। गणपूर्ति क्या होती है? गणपूर्ति जो कोरम होता है, इसका मतलब है कि यो समझिए कि गणपूर्ति का से जब तक सभा में मिनिमम निर्धारित संख्या में व्यक्तिगत रूप से सदस्य उपस्थित नहीं होंगे तब तक सभा नहीं होती है। उस संख्या को गणपूर्ति कहते हैं, यानी मिनिमम उपस्थिति। इसके संबंध में देखिए, बहुव्यक्ति कंपनी को अपनी संचालक मंडल की सभा में गणपूर्ति संबंधी जो प्रावधान कंपनी अधिनियम अंतर्गत दिए गए उनकी पालना करनी पड़ती है। लेकिन एक संचालक वाली ये कंपनी को संचालक मंडल की सभा ही नहीं करनी पड़ती। 2 या 2 से अधिक संचालक वाली एक कंपनी को ही संचालक मंडल की सभा में गणपूर्ति के प्रावधान का पालन करना पड़ेगा। और प्रावधान क्या होगा? सामान्यतः 2 ही संचालक है, उनकी सभा है तो दोनों होने आवश्यक है, और 2 से ज़्यादा हैं तो उसके अनुसार उनकी उपस्थिति जरूरी है। लेकिन बहुव्यक्ति कंपनी में संचालन मंडल की सभा में मिनिमम गणपूर्ति जो नियमानुसार है उसकी पूर्ति करनी आवश्यक होगी। वार्षिक साधारण सभा के संबंध में नियम ये है कि बहुव्यक्ति कंपनी को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप प्रतिवर्ष अपनी वार्षिक साधारण सभा, जिसको एनुअल जनरल मीटिंग कहते हैं, एजीएम, बुलानी एवं आयोजित करनी होती है। किंतु एक व्यक्ति कंपनी को अपनी वार्षिक साधारण सभा बुलानी नहीं पड़ती है। धारा 96 में ये प्रावधान किया गया है, यानी एक व्यक्ति कंपनी को वार्षिक साधारण सभा बुलाने की आवश्यकता नहीं है, जबकि बहुव्यक्ति कंपनी को प्रतिवर्ष वार्षिक साधारण सभा बुलाना आवश्यक होगा। अधिकरण द्वारा असामान्य साधारण सभा बुलाना, जिसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहते हैं, ईजीएम, ये एक विशेष परिस्थितियों में बुलाई जाती है। अधिकरण किसी भी बहुव्यक्ति कंपनी को अपनी असाधारण सभा बुलाने का आदेश दे सकती है, किंतु अधिकरण किसी भी एक व्यक्ति कंपनी को ऐसा आदेश नहीं देगा। यानी ये नियम इस पे लागू, एक व्यक्ति कंपनी पर लागू नहीं। अधिकरण कौन होता है? अधिकरण होता है कंपनी लॉ बोर्ड, जो कंपनियों को रूल्स रेगुलेशन की पूर्ति करने की मॉनिटरिंग करती है और समय समय पर आपसे दिशा निर्देश प्रदान करती है। वो है कंपनी अधिकरण बोर्ड। वो ईजीएम बुलाने की आज्ञा केवल मल्टी पर्सन कंपनी को दे सकती है, 1 पर्सन कंपनी को नहीं देगी। इसके अलावा देखिए, धारा 100 से 111 तक के जो प्रावधान है उसमें प्रत्येक बहुव्यक्ति कंपनी पर कंपनी अधिनियम की धारा जो 100 से 111 तक के जो प्रावधान दिए गए हैं वो लागू होते हैं, किंतु किसी एक व्यक्ति कंपनी पे प्रावधान लागू नहीं होंगे। इन प्रावधानों में असाधारण सभा, कंपनी की सभा बुलाने की सूचना के साथ सदन के प्रपत्र, व्याख्यान विवरण, गणपूर्ति की संख्या, सभाओं का अध्यक्ष, परोक्षी, मतदान, मतांकन, डाकपत्र द्वारा मतांकन की मांग करना, ये सब जो नियम है ये सभा संबंधी नियम है, धारा 100 से 111 तक। वो आगे हम जब सभाओं के संबंध में अध्ययन करेंगे तब ये बातें सामने आ जाएंगी। लेकिन 100 से 111 तक के जो प्रावधान है वो कंपनी की सभा बुलाने के संबंध में कुछ प्रावधान है। एक व्यक्ति कंपनी में जब सभा बुलानी नहीं है तो ये प्रावधान भी लागू नहीं होंगे, बहुव्यक्ति कंपनी में प्रावधान लागू होते हैं। इसके अलावा साधारण सभा में संकल्पों की आवश्यकता। देखिए, प्रत्येक बहुव्यक्ति कंपनी को अपनी साधारण सभा में साधारण विशेष कार्य करने हेतु आवश्यकता अनुसार साधारण और विशेष प्रस्ताव पारित करने होते हैं, जबकि एक व्यक्ति कंपनी साधारण सभा में साधारण विशेष संकल्प जैसा कोई प्रस्ताव नहीं पारित किए जाते हैं। यदि सदस्य द्वारा उन संकल्पों की सूचना कंपनी को दे दी गई हो
या सभा की कार्यवृत्तांत मिनट्स जो है उन्हें लिख दिया गया है तथा सदस्य द्वारा उस कार्यवृत्तांत पर तिथि के साथ हस्ताक्षर कर दिए हों। यानी एक व्यक्ति कंपनी को सामान्यतः है सूचना के द्वारा इस कार्य को किया जा सकता है, पहले से लिखित में करके और उस पर हस्ताक्षर कर दिए जाते हैं, जबकि बहु व्यक्ति कंपनी में अपने सभा के अंतर्गत साधारण या विशेष प्रस्ताव जैसी बहुमत द्वारा जैसी स्थिति हो पारित किए जाने आवश्यक होंगे। नेक्स्ट है संचालक मंडल की सभा में संकल्पों की आवश्यकता। प्रत्येक बहु व्यक्ति कंपनी को अपने संचालक मंडल की सभा में प्रत्येक कार्य कंपनी अधिनियम के प्रावधान के अनुसार संकल्प पारित करके ही करना होता है, किंतु एक व्यक्ति कंपनी को संचालक मंडल द्वारा कोई कार्य संकल्प पारित कर किया हुआ मान लिया जाएगा यदि उस संकल्प की संचालक मंडल के कार्यवृत्तांत में लिखकर संचालक ने तिथि के साथ हस्ताक्षर कर दिया। यानी वो जो लिखित में एक व्यक्ति होता है उसमें संचालक, तो वो कार्यवृत्तांत लिख लेगा और उसको हस्ताक्षर कर देगा, वही संकल्प बन जाएगा। जबकि सार्वजनिक कंपनी में नियमानुसार जैसी भी जरूरत हो विशेष प्रस्ताव या साधारण प्रस्ताव पारित किया जाना आवश्यक होगा। इसके अलावा नगद प्रवाह विवरण। प्रत्येक बहुव्यक्ति कंपनी चाहे वो छोटी हो, एक छोटी और निष्क्रिय कंपनी को छोड़ करके प्रत्येक बहुव्यक्ति कंपनी को अपने वित्तीय विवरण में कैश फ्लो स्टेटमेंट यानी नगद प्रवाह विवरण भी सम्मिलित करना पड़ता है, किंतु एक व्यक्ति कंपनी को वित्तीय विवरण में नकद प्रवाह विवरण सम्मिलित करने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी जो विवरण बहु व्यक्ति कंपनी द्वारा अपना वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट भी साथ दिया जाता है, जबकि इसमें एक व्यक्ति कंपनी को ये देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा देखिए वित्तीय विवरण का अनुमोदन। देखिए प्रत्येक बहुव्यक्ति कंपनी के वित्तीय जो विवरण है उसका संचालन मंडल द्वारा अनुमोदन किया जाना चाहिए। तत्पश्चात उस कंपनी के अध्यक्ष के हस्ताक्षर होने चाहिए, और यदि कंपनी ने उसे इस हेतु अधिकृत किया हो तो अन्यथा स्थिति में इस पर निम्नलिखित व्यक्ति भी हस्ताक्षर कर सकते हैं। यानी अध्यक्ष कर सकता है, और अगर वो किसी को अधिकृत कर देता है तो दो संचालक, उनमें एक कंपनी का प्रमुख संचालक हो सकता है, एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी हो सकता है, या कंपनी का मुख्य अधिकारी हो सकता है, या कंपनी सचिव, कंपनी का सेक्रेटरी सचिव हो सकता है। यदि कंपनी में कंपनी सचिव नियुक्त हो तो वो व्यक्ति कंपनी के वित्तीय विवरण पर हस्ताक्षर करेंगे। कब करेंगे? जब संचालन मंडल उसका अनुमोदन कर देगा। लेकिन एक व्यक्ति कंपनी में इस तरह के अनुमोदन पर संचालक द्वारा हस्ताक्षर करने मात्र से ही काम चल जाता है। वित्तीय विवरण पर का अनुमोदन केवल संचालन मंडल द्वारा हस्ताक्षर करने, यानी वो एक व्यक्ति है तो हस्ताक्षर कर देगा और वो अपने आप में सारे अनुमोदन हो जाएंगे। नेक्स्ट है वित्तीय विवरण की स्वीकृति या अंगीकरण। प्रत्येक बहुव्यक्ति कंपनी के वित्तीय विवरण को कंपनी की वार्षिक साधारण सभा द्वारा ही स्वीकार या अंगीकार किया जा सकता है, किंतु किसी भी एक व्यक्ति कंपनी के वित्तीय विवरण को उस कंपनी के एकांकित सदस्य द्वारा स्वीकार किया जाता है। ये भी क्लियर है। देखिए किसी भी बहु व्यक्ति कंपनी के जो वित्तीय विवरण हैं वो कंपनी की एक एजीएम बुलाई जाती है, तो उसमें उनको सब पारित किया जाता है, उनको स्वीकार किया जाता है, उसके बाद ही वह लागू होते हैं या मान्य होते हैं। जबकि निजी कंपनी में चूंकि एक ही व्यक्ति सब कुछ होता है, इसलिए वो जो ही उस पर हस्ताक्षर कर देगा वो विवरण जो है स्वीकार माना जाएगा, अंगीकृत कर लिया जाएगा और वो मान्य होगा। फिर है वित्तीय विवरण फाइल करना। प्रत्येक भू व्यक्ति कंपनी को अपना वित्तीय विवरण वार्षिक साधारण सभा से स्वीकृति होने के 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के पास प्रस्तुत करना होगा। जबकि एक व्यक्ति कंपनी को अपना वित्तीय विवरण वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 180 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ता है। तो ये 30 दिन का और यहाँ पे 180 दिन का टाइम इनको मिल जाता है। सेक्शन 137 के तहत ये नियम दिया गया है। और फिर है वार्षिक विवरणी पर हस्ताक्षर। प्रत्येक बहुव्यक्ति कंपनी की वार्षिक विवरणी पर संचालक तथा कंपनी सचिव अथवा पेशेवर कंपनी सचिव के हस्ताक्षर होने आवश्यक होते हैं।
उनके हस्ताक्षर जब तक नहीं होंगे तब तक वह विवरणी पूर्ण मानी नहीं जाएगी। किंतु एक व्यक्ति कंपनी की वार्षिक विवरण पर केवल कंपनी सचिव अथवा व्यवसायरत कंपनी सचिव के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं। किसी भी एक व्यक्ति कंपनी की वार्षिक विवरणी पर केवल एक व्यक्ति की हस्ताक्षर होंगे, या तो कंपनी सचिव होगा तो वो करेगा, नहीं तो एक व्यक्ति संचालक वो करेगा। जबकि बहु व्यक्ति कंपनी में एक संचालक तथा एक सचिव, अथवा सचिव नहीं है तो कोई पेशेवर सचिव है, वो दो व्यक्ति उस पर हस्ताक्षर करेंगे, इस पर एक ही व्यक्ति हस्ताक्षर करेगा तो वार्षिक विवरणी पूर्ण मान ली जाएगी। तो इस तरह से एक व्यक्ति कंपनी को ये छूट है, या यूँ कहिए कि एक व्यक्ति कंपनी और बहु व्यक्ति कंपनी में ये डिफरेंस है, ये अंतर है, जो कि हमने अब तक पढ़ा उसमें विभिन्न बिंदुओं के द्वारा ये चीज़ें सामने आई है। तो इन बिंदुवार मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अब देखिए एक व्यक्ति कंपनी के अंतर के बाद में ये जो अवधारणा 2013 कंपनी 2013 में लाई गई है, वो क्यों लाई गई, यानी इसके क्या फ़ायदा है। एक व्यक्ति कंपनी को लाने का बेनिफिट जो माना गया वो ये है कि सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर के निरंतर बढ़ते प्रयोग एवं सेवा क्षेत्र के जन्म के साथ ही ये माना गया है कि लोगों की उद्यमीय क्षमताओं को आर्थिक क्रियाओं में सहभागिता हेतु उचित मार्गदर्शन प्रदान किया जाए। ऐसी आर्थिक क्रिया कंपनी के रूप में आर्थिक व्यक्ति के सर्जन से उत्पन्न हो सकती है। इसलिए एक व्यक्ति कंपनी अवधारणा को भारत में लागू किया गया, यानी एक व्यक्ति कंपनी के रूप में पंजीयन करवा करके और अपनी स्मॉल स्केल पर किसी भी उपक्रम का संचालन कर सके। ये अवसर एक कम पूंजी क्षमता वाली उपक्रमों में कंपनी के रूप में संचालित करने के लिए देने के प्रयास के रूप में ये किया गया था। इसमें एक व्यक्ति कंपनी कुछ प्रॉफिट लाभ अपन देखें तो लाभ क्या हो सकते हैं। जैसे एक कंपनी निर्माण के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है, यानी कि ज़्यादा लोगों की जरूरत नहीं, एक व्यक्ति के दिमाग में आया, उसने विचार बनाया, तैयारियां की और कंपनी की स्थापना कर दी। प्रत्येक वैधानिक अस्तित्व होता है, यानी कंपनी रूप में कार्य करेगी। अवैधानिक उत्तराधिकार होता है, सीमित दायित्व का फायदा है। एक है गोपनीयता, एक ही व्यक्ति उसका संचालन करता है तो सारी जानकारी एक ही व्यक्ति के पास होती है, यानी कुछ जानकारी सार्वजनिक नहीं होंगी और गोपनीयता कंपनी की बनी रहेगी। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि एक व्यक्ति कंपनी का संचालन लागत भी कम होती है, क्योंकि ज़्यादातर साधारण सभा, संचालन मंडली सभाएं, कुछ सभाएं ऐसी हैं जो वो बुलाने की आवश्यकता नहीं है, उन पर बहुत सारा खर्चा होता है, तो वो खर्चा भी बच जाएगा, लागत कम आएगी। इसके अलावा पेशेवर संचालकों पदाधिकारियों की सेवाओं की उपलब्धता, एक व्यक्ति कंपनी में 15 संचालकों की सेवाओं का उपयोग कर सकती है। कोई भी एक व्यक्ति कंपनी जो है 15 संचालक नियुक्त कर सकती है। आवश्यकता पड़ने पर एक व्यक्ति कंपनी एक विशेष संकल्प पारित करके संचालक संख्या वृद्धि भी कर सकती है। इसलिए एक व्यक्ति कंपनी को जैसी जैसी आवश्यकता होती है वैसे वैसे ही अपने पेशेवर पदाधिकारियों की नियुक्ति आवश्यकता अनुसार करके उनकी सेवाओं का लाभ उठा सकती है। इसके अलावा एक लाभ ये भी माना जाता है कि एक व्यक्ति कंपनी को आसान वित्तीय बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध हो जाती हैं। साझेदारों की तुलना में सामान्यतः एक व्यक्ति कंपनी को वित्तीय सुविधाएं ज़्यादा आसानी से प्राप्त होती हैं। कम नियमन वे भी होता है। एक व्यक्ति कंपनी बहु व्यक्ति कंपनी तुलना में रजिस्ट्रार के पास बहुत ही कम प्रलेख फाइल करने होते हैं, इसलिए वो खर्चा जो है वह भी उनका बच जाता है, कुछ औपचारिकताओं का खर्चा भी उनका बच जाता है। इसके अलावा ये माना गया है कि उद्यमियों की प्रगति, यानी एक व्यक्ति अपने पूर्ण क्षमता के साथ सीमित दायित्व के तहत अगर पूरी क्षमता से कार्य करता है तो उस पर कोई किसी का नियंत्रण नहीं रहता है या कोई उसको इंटरफेयर नहीं रहता है, तो वो अपनी इच्छा अनुसार, अपनी भावनाओं के अनुसार, अपनी क्षमताओं के अनुसार और अपनी योग्यता के अनुसार जो है कंपनी का संचालन कर सकता है, उसे आगे बढ़ा सकता है और औद्योगिक विकास में योगदान दे सकता है। ये तो कुछ लाभ इसके एक व्यक्ति कंपनी के माने गए हैं। एक व्यक्ति कंपनी को सीमाएं भी बताई जाती हैं। एक व्यक्ति कंपनी की सीमाओं में अपन देखें तो ये कहा जाता है कि एक व्यक्ति कंपनी बनाना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक कंपनी की
समालन की प्रक्रिया में बहुत सारे प्रलेख तैयार करने पड़ते हैं और इस प्रक्रिया के दौरान कई वैधानिक औपचारिकता यानी वैधानिक औपचारिकताएं बहुत सारी करनी पड़ेंगी। दूसरा सीमा ये बताते हैं कि इसके निर्माण में भारी लागत आती है, यानी इसकी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए छोटे छोटे बहुत सारे खर्चे कंपनी को करने होते हैं। पंजीयन, शुल्क, निर्माण, पेशेवर लोगों की सेवाएं आदि ऐसे खर्चे हैं जो एक व्यक्ति कंपनी को करने होते हैं, वो उनके लिए ज़्यादा भारी पड़ते हैं। इसके अलावा एक सीमा ये भी मानी जाती है कि प्रबंधकीय संचालकों की अधिक लागत होती है। एक व्यक्ति कंपनी में संचालकों के अतिरिक्त कुछ प्रबंधकीय पदाधिकारी भी नियुक्त करने होते हैं, तो जो कि कंपनी के संचालन में सहायक रूप में कार्यकारी अधिकारी एग्जीक्यूटिव रूप में कार्य करते हैं। कंपनी सचिव की आवश्यकता भी पड़ सकती है। ऐसे में पारिश्रमिक के रूप में भारी खर्चा एक व्यक्ति कंपनी को करना पड़ता है, तो ये भी एक इसकी सीमाएं हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ी जो इसकी ड्रॉबैक या कमी है वो ये है कि एक व्यक्ति कंपनी की आय पर निगमीय कर की दर जो है वो 30% वसूली जाती है। कभी कभी एक व्यक्ति कंपनी पर न्यूनतम वैकल्पिक कर MAT कहते हैं, इसके प्रावधान भी लागू होते हैं। तो इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति कंपनी को लाभांश वितरण की जो राशि है उस पर भी लाभांश वितरण कर देना होता है। इस प्रकार से एक व्यक्ति कंपनी के अंतर्गत ये जो है कराधान जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत कर टैक्स इनको देना होता है। एक नुकसान ये भी है इनको कि सीमित वित्तीय संसाधन होते हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि एक व्यक्ति कंपनी में अधिकतम पूंजी कितनी होगी, 50 लाख रुपए तक। अब कभी कभी क्या है कि व्यवसाय संचालन करने के लिए 50 लाख की राशि कम पड़ती है और ज़्यादा होने पर वह एक व्यक्ति कंपनी में रहेगी, इसलिए अंश पूंजी जो है उसकी मात्रा सीमित होने के कारण भी वित्तीय संसाधनों के अभाव भी परेशानी पैदा कर सकते हैं। और एक ये कह सकते हैं कि जो 50 लाख की सीमा है तो इसका कार्य क्षेत्र भी सीमित हो जाएगा। तो 50 लाख की सीमा तक यदि अंश पूंजी तक ही कंपनी कार्य करती है तो उनकी वित्तीय और क्रियाएँ जो हैं वो सीमित क्षेत्र में ही अपनानी पड़ती हैं। बैंकिंग व्यवसाय तो ये इस तरह की जो है सीमित एक व्यक्ति कंपनी कर ही नहीं सकती। तो इस तरह से ये कुछ कठिनाइयाँ हैं एक व्यक्ति कंपनी की सीमाओं के रूप में मानी गई हैं। तो इसके कुछ लाभ हैं और कुछ नुकसान हैं। अब कंपनी अधिनियम 2013 में के अनुसार एक व्यक्ति कंपनी का समापन कैसे होगा। कंपनी अधिनियम 13 में जो 2 नियम दे रखे हैं उनकी पहले बात कर लें अपन। एक तो ये है कि एक व्यक्ति कंपनी की पेड अप कैपिटल 50 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी, और दूसरी कंडीशन है कि उस एक व्यक्ति कंपनी का किसी संबंधित अवधि में मतलब टर्नओवर 2 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यदि इस सीमा से आगे निकल गया मामला तो फिर वह एक व्यक्ति कंपनी नहीं रहेगी, फिर उस कंपनी का समापन हो सकता है। और ऐसी दशा में यदि दोनों घटनाएं घटित हो जाती हैं तो ऐसी कंपनी घटना घटित होने के 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार को एक फॉर्म भरेगी और सूचना देगी कि अब ये एक व्यक्ति कंपनी नहीं रही है, उसकी जिम्मेदारी है। उस सूचना के कारण का उल्लेख करना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। दूसरे शब्दों में यह कहना होगा कि कंपनी की अंश पूंजी 50 लाख की सीमा पार कर गई है तथा संबंधित अवधि में औसत विक्रय की सीमा 2 करोड़ को पार कर गई है। यह सूचना रजिस्ट्रार को दे दी जाएगी और इस तरह से एक व्यक्ति कंपनी का अवसान हो जाएगा, अंत हो जाएगा। तो एक व्यक्ति कंपनी का समापन ये 2 कंडीशन पार करने पर समापन हो जाएगा। इसके अलावा कंपनी अधिनियम 2013 में एक व्यक्ति कंपनी का सार्वजनिक या निजी कंपनी में परिवर्तन का भी उल्लेख किया हुआ है। तरीका वही होगा कि यदि एक व्यक्ति कंपनी अगर सार्वजनिक कंपनी या निजी में परिवर्तन करना चाहती है तो जो उसकी 2 कंडीशन है, कौन सी, 50 लाख की सीमा और 2 करोड़ के टर्नओवर वाली सीमा जो है, इसमें ये जो नियम, ये जो प्रतिबंध है इसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। यानी अब कंपनी 50 लाख से ज़्यादा की पूंजी रखेगी और टर्नओवर भी बढ़ सकता है, तो ऐसा एक तो ये कंपनी अपने जो है ये परिवर्तन कंपनी को करना होगा। यानी किसी भी दशा में एक व्यक्ति कंपनी को सार्वजनिक कंपनी या निजी कंपनी में परिवर्तन करना पड़ेगा तो 50 लाख की सीमा अधिक हो जाएगी और एक व्यक्ति कंपनी की संबंधित अवधि में अंत में टर्नओवर 2 करोड़ से अधिक हो जाता है। फिर होगा सदस्य एवं संचालकों की संख्या को बढ़ाना।
जब एक व्यक्ति कंपनी को अब चूँकि वो 2 कंडीशन से अबोव निकल रही है, तो ऐसी स्थिति में एक सार्वजनिक कंपनी के नियम लागू होने शुरू हो जाएंगे, और ये निजी कंपनी बनती है तो 2 व्यक्ति, और सार्वजनिक कंपनी बनती है तो कम से कम 7 व्यक्ति जो न्यूनतम अभिदाता चाहिए रजिस्ट्रेशन के लिए वो करने होंगे। तो 2 व्यक्ति निजी कंपनी हमें, और अगर सार्वजनिक कंपनी है तो सदस्यों की संख्या को 7 तक बढ़ाना होगा। फिर सीमा नियम अंतर नियम बनाने होंगे, उसमें परिवर्तन करना होगा। फिर निजी कंपनी का निजी या सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन करना होगा। अगर इस नियमों में कोई गड़बड़ की जाती है, यानी कभी कभी कोई एक व्यक्ति कंपनी नियमों को उल्लंघन कर देती है, ऐसे समय उस कंपनी या उसके 2 से अधिक को 10,000 रुपये के अर्थदंड दिया जा सकता है। ऐसा उल्लंघन जब तक जारी रहता है। तो ये अर्थदंड की व्यवस्था है। कंपनी उस अधिकारी को प्रथम दिन के पश्चात प्रतिदिन 1,000 रुपये दंड से दंडित कर सकती है, यानी 10,000 के बाद में लगातार जारी रहता है तो 1,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भी उसे दंड दिया जाएगा। तो इस तरह से एक व्यक्ति कंपनी जो है सार्वजनिक कंपनी या जो चाहे तो निजी कंपनी में परिवर्तित कर दी जाएगी। इसी तरह से एक निजी कंपनी का एक व्यक्ति कंपनी परिवर्तन, अब कोई निजी कंपनी चाहे तो अपने आप को एक व्यक्ति कंपनी में परिवर्तित कर सकती है। ऐसे प्रावधान भी कंपनी अध्ययन में दिए गए हैं, लेकिन वो सब करने के लिए कंपनी को जो शर्तें वो दर्शाए हैं वो आपको मालूम है। देखिए, कोई भी निजी कंपनी अपने आप को एक व्यक्ति कंपनी में परिवर्तित कर सकती है यदि वह निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति करती है। शर्त कौन सी है? वह कंपनी धर्मार्थ के रूप पंजीकृत नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले बताया था आपको कि एक व्यक्ति कंपनी जो है न तो वित्तीय लेन देन करने का व्यवसाय कर सकती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस के रूप में कर सकती है, और न ही कोई धर्मार्थ के रूप में एक व्यक्ति कंपनी की स्थापना हो सकती है। ये यदि कोई निजी कंपनी धर्मार्थ के रूप में रजिस्टर्ड है तो वो कभी भी एक व्यक्ति कंपनी नहीं बन सकती। तो अगर वो एक व्यक्ति कंपनी बनना चाहती है तो शर्त यह है कि वह धर्मार्थ कंपनी के रूप में पहले से रजिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए, और उस कंपनी प्रदत्त पूंजी 50 लाख से अधिक होनी चाहिए, और टर्नओवर 2 करोड़। ये तीनों चीज़ें लागू होती हैं, यानी सीमाओं में है, तभी एक निजी कंपनी एक व्यक्ति कंपनी में परिवर्तित की जाती है। यदि ये लागू होती हैं तो फिर आगे प्रोसेस शुरू हो जाएगा। सदस्यता ऋणदाता से अनापत्ति लेनी पड़ेगी। जो कंपनी के पहले सदस्य हैं और ऋणदाता हैं उनकी ऋणों की पूर्ति करनी होगी, उनसे अनुमति लेनी होगी। यदि वो सहमत हैं तो ये कार्य आगे बढ़ेगा, और अगर वो सहमत हैं तो फिर एक सभा बुलाई जाएगी कंपनी की। साधारण सभा में एक विशेष प्रस्ताव पारित किया जाएगा, और उसमें जो ऋणदाताओं की संख्या और ऋणदाताओं की तथा सदस्यों की कोई आपत्ति है तो उस आपत्ति को दूर करने का या उनकी सहमति प्राप्त करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। उसके बाद में रजिस्ट्रार के पास वो संकल्प या जो विशेष प्रस्ताव है वो पारित किया हुआ जो है 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार को पास भेजना पड़ेगा कि हमने ये निर्णय लिया है, और परिवर्तन के लिए आवेदन करना होगा कि एक सार्वजनिक निजी कंपनी जो है एक व्यक्ति निजी कंपनी में बनना चाहती है। अगर रजिस्ट्रार संतुष्ट हो जाता है तो एक व्यक्ति कंपनी के रूप में प्रमाण पत्र जारी कर देगा। और यदि कभी कभी क्या एक व्यक्ति कंपनी का कोई अधिकारी वैसे प्रावधानों का उल्लंघन कर देता है, यदि कोई नियमों का उल्लंघन इस दौरान किया गया है तो 5,000 रुपये तक अर्थदंड, प्रथम अपराध के पश्चात अगर दोबारा अपराध जारी रहता है तो 500 रुपये प्रतिदिन का दंड भी दिया जाएगा। ये दंड 2015 में जोड़ा गया है। तो इस तरह से एक व्यक्ति कंपनी का निर्माण, विशेषाधिकार, उसका समापन, एक व्यक्ति कंपनी का सार्वजनिक कंपनी या निजी कंपनी परिवर्तन, या एक निजी कंपनी का एक व्यक्ति कंपनी परिवर्तन की बातें हमने की हैं। आगे हम कंपनी का निर्माण कैसे होता है, एक सार्वजनिक कंपनी के निर्माण, एक निजी कंपनी का निर्माण किस रूप में होगा वो हम पढ़ेंगे। एक व्यक्ति कंपनी के बारे में हमने विस्तार से पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कंपनी का निर्माण कैसे होता है और कंपनी अधिनियम के प्रावधान किस तरह से उन पर लागू होते हैं। धन्यवाद।